नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर खबर मुंगेर से आ रही है और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को गोली मार दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, असफर शम्सी को गोली मारी गई है। इवनिंग कॉलेज के पास गोली मारी गई है। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो तस्वीर जरा देखिए, तस्वीरों में नजर आ रहे हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता असफर शम्सी, जिनको गोली मारी गई है। और बताएं कि इवनिंग कॉलेज के पास ही इनको गोली मारी गई। सदर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और जिसके बाद देखिए, जो यहां पर स्वास्थ्य कर्मी है वो उनके इलाज में जुटे हुए हैं और जैसे ही लोगों को जानकारी मिल रही है वो लगातार अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को गोली मारी गई। जो जानकारी हम लोगों को मिली है अपने विश्वसनीय सूत्रों से, उसके हिसाब से ये इवनिंग कॉलेज जो है जमालपुर में, उसके आसपास में सड़क पर ही ये घटना घटित हुई है। अभी यह क्लियर नहीं हो सका है कि ये कॉलेज जा रहे थे या कॉलेज से ये लौट रहे थे। अच्छा, तो स्थिति जो भी हो, इन पर प्राणघातक हमला हुआ है। क्योंकि गोली जिस जगह लगी है तो उसमें नीयत बिल्कुल स्पष्ट है अपराधियों की कि वो जान लेना चाहते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं मुंगेर का, जहां से हमारे संवाददाता अरुण हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अरुण, आखिर किसने चलाई गोली, किस एंगल से पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और ये जरा बताइए कि जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं शम्सी साहब, उनकी स्थिति क्या कुछ है? जी, सबसे पहले ये बता दूं कि जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता है उन्हें पटना भेजने के लिए सभी लोग लगे हुए, उन्हें पटना रेफर किया गया है उनके हालत को देखते हुए। लेकिन अभी जो है अभी उनको सीटी स्कैन में ले जाया गया है। उसके बाद ही पता चलेगा कि गोली जो है कनपट्टी में लगी है और कितना वो डैमेज किया है। ये बता दूं, जो गोली लगी है वो कॉलेज गेट के पास ही लगी हुई है, तथा जो वहाँ के लोगों ने बताया है कि जो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बताया है कि जैसे ही अपने वाहन से बीजेपी के प्रवक्ता शम्सी जी जैसे ही कॉलेज गेट पे उतरे, उसी समय दो गोली चली और एक गोली उनको लगी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरुण, डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, क्या उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, किस तरीके से डॉक्टरों की इलाज आगे बढ़ रही है, ये जरा बताइए। जी, मैं बता दूं कि अभी मौके पे जो है जिला के जो डीआईजी हैं, एसपी है, सभी मौके पे पहुंचे हुए हैं। सीएस खुद उनके इलाज में लगे हुए हैं और उनके जो जिला अध्यक्ष है उनसे जो बात अभी सामने आई है कि स्थिति अभी ठीक है, लेकिन वहाँ बेहतर इलाज के लिए उनको पटना ले जाया जाएगा। लेकिन अभी सीटी स्कैन है, सीटी स्कैन होने के बाद ही ज्यादा ये स्पष्ट हो जाएगा कि गोली से कितना डैमेज हुआ है। जी बिल्कुल। चलिए अरुण, राहत की बात यह है कि पूरी जो उनकी स्थिति है वो पहले से बेहतर है। क्या आपकी पुलिस से बात हुई? पुलिस क्या बता रही है? आखिर ये कौन लोग थे जिन्होंने गोली चलाई और गोली चलाने के पीछे मकसद क्या था? क्या सियासी रंजिश का कोई मामला था या किस तरह का मामला था, बताइए। जी, मैं पहले बता दूं कि अभी घटना के महज 1 घंटा अभी घटना का नहीं हुआ है। सभी लोग उनके जांच में लगे हुए हैं। स्पॉट पे पुलिस पहुंची हुई है तथा जांच में लगी हुई है कि जो, क्योंकि वो कॉलेज का इलाका है, वहाँ पे जो अभी कॉलेज का समय है वहाँ पे स्टूडेंटों की काफी संख्या थी, अतः यह नहीं पता चल पाया है कि गोली किसने चलाया है। लेकिन ये पॉलिटिकल आदमी है तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिकल वजह भी हो सकते हैं। लेकिन अभी ये कहना स्पष्ट नहीं होगा कि गोली उनको किसने चलाया और गोली कैसे लगी है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन चलिए अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ। जो असफर शम्सी साहब हैं, उनकी ड्राइवर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। चलिए, बाइट उन्होंने कुछ बयान दिया है वो जरा एक बार सुन लेते हैं। कितने सालों से आप ड्राइवर हैं? 2 साल से गाड़ी चला रहे हैं। 2-3 साल से 2 साल। आज क्या हुआ? शम्सी जी को कैसे लेके, किस समय गए थे? घर से निकले थे? 11:30 बजे निकले। 11 बजे निकलते हैं वहाँ। हाँ। 11:30 वहाँ बज गया। कहाँ गए थे? कॉलेज, जमालपुर कॉलेज जाते हैं। हाँ। तो क्या हुआ? तो वहाँ पे क्या? वहाँ पर बहुत से लड़का लोग, स्टूडेंट लोग था बहुत सा। तो सर उतर के गया, गाड़ी घुमाओ जी। हम गाड़ी घुमाने के लिए जैसे मुँह करवे 2 फायर हुआ। 2 फायर हुआ तो भगदा हो गया। बहुत सा लड़का लोग भागा तो सर अशोक पोद्दार उधर से आए, इधर सर गिरे में सब मिलकर उठा करके। अशोक पोद्दार कौन है? पोद्दार जी प्रोफेसर है। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया? हम दोनों मिलकर के गाड़ी में उनको उठाए। अरे आस्ते, हम ठीक है सर बोलते रहे, हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आस्ते चलो गाड़ी लेकर, आस्ते चलो गाड़ी। 3 आदमी मिलकर हम लोग गाड़ी में उनको लेकर के सीधा सदर अस्पताल आए। कॉलेज से कितना डिस्टेंस पे ये घटना घटा? गेट के हम समझते 10-15 हाथ पीछे। हाँ। तो ये जो कितने लोग थे? लोग तो 15-20 लोग थे।
कोई पहचान में उसमें आए? नहीं पहचान पाए, स्टूडेंट लोग तो रहता ही है। कहा जाता है कि टोटो वाला बात है कि टोटो पे 4 लोग थे, 4 युवक था, ऐसा कुछ है? टोटो वहाँ लगी थी? 4 युवक को नहीं देखे, तो टोटो वहाँ लगी हुई थी? खाली लगी हुई थी। हाँ, न टोटो का ड्राइवर था, सिर्फ टोटो लगी हुई थी। तो ये जो घटना घटा है कॉलेज घुसने के क्रम में हुआ था? घुसने के क्रम में हुआ। हाँ, कॉलेज घुस गए थे वो। हाँ, और हम गाड़ी घुमा रहे थे रोज की तरह, जैसे घुसते हम गाड़ी घुमाते हैं, हमको बोल के जाते गाड़ी घुमा कर। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का। शैलेंद्र हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जो अजवर शमसी साहब हैं उनको पटना रेफर किया गया है, क्या कुछ उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी आप तक पहुंची है, ये जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए अभी मैं बीजेपी कार्यालय में ही मौजूद था जब ये घटना की जानकारी बीजेपी कार्यालय आई और प्रदेश अध्यक्ष से हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिहार के डीजीपी से बात की है, वो सुरक्षित है, लेकिन घटना दुखद है। बीजेपी के नेताओं को अभी बहुत लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई है उन्होंने कहा है कि वे बिल्कुल सुरक्षित हैं। इलाज के लिए, उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना लाया जा रहा है और जो भी दोषी हैं जिन्होंने गोली चलाई है उनके लिए धरपकड़ भी जारी है। डीजीपी से उन्होंने खुद इस मामले पर बातचीत की है। जब ये घटना घटी थी उस वक्त बीजेपी कार्यालय में बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। तो देखिए कहीं न कहीं बड़ी घटना है। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को गोली लगती है, अपने आप में एक कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी बात है और उसके बाद देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल जो बीजेपी के नेताओं से हमारी बात हुई है उसके अनुसार शमसी साहब बिल्कुल सुरक्षित हैं और इलाज के लिए उन्हें पटना लाया जा रहा है। जी बिल्कुल शैलेंद्र, जैसा कि हमारे संवाददाता अरुण मुंगेर से बता रहे थे कि तकरीबन 1 घंटे पहले ये घटना घटी, यानी दोपहर 12 बजे गोली चलती है, इतनी बड़ी हस्ती को गोली मारी जाती है, तो कहीं ना कहीं इसके बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लाजमी है। क्या कहेंगे शैलेंद्र? बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए आए दिन इस तरीके की घटनाएं बिहार में घट रही है। पटना में सरेआम लोगों को गोली मार दी जाती है। रुपेश सिंह हत्या कांड में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता को गोली मारी जाती है जो कल तक सरकार के बचाव में बयान देते थे। उनके कई बयान हाल के दिनों में है अपराधियों को लेकर के, हाल के दिनों में जो घटनाएं घटी उस पर वो मुखर होकर के बोलते रहे हैं और उनको भी गोली लगती है, उन पर भी गोली चलाई जाती है। ये कहीं न कहीं दुखद घटना और बहुत बड़ी बात है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष कई बार इस तरीके के मामलों पर मुखर होकर के बोलते रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने अभी कुछ भी इस पर टिप्पणी नहीं की है, चूंकि तत्काल का मामला है और वो भी यह देखना चाहते होंगे कि वाकई आखिर किन मामलों के तहत इस तरीके की घटना घटी है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ये कहना जरूर है कि सब कुछ ठीक है। ऊपर के अधिकारियों, आला अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, डीजीपी से बातचीत हुई है, लेकिन अपने आप में सवाल उठता है कि आखिर जब बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता पर गोली चलती है तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी, आम लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये कहीं न कहीं सवाल जरूर उठता है। चलिए शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देखना होगा कि पुलिस जब पूरे मामले की पड़ताल करती है तो आखिर गोलीबारी का कारण क्या था, इसका खुलासा कब होगा, इसका हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी प्रवक्ता पर गोली चलने की घटना के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाया है। नीतीश सरकार में तो आम आदमी पे तो ऐसे ही अपराधी भारी था, सरकार पे ऐसे ही भारी था, आम आदमी भी नहीं चल पा रहे थे। लेकिन आज क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हम लोगों के साथ अनेकों दिनों पैनल में बैठा करते थे, उनको दिन दहाड़े अपराधियों ने गोली मार दी। सरकार क्या चाहती है, मुख्यमंत्री जी क्या चाहते हैं, कितने को जान ले लेंगे तब मुख्यमंत्री त्याग पत्र देंगे? मुख्यमंत्री से तो मैंने ये नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दीजिए, गृह मंत्रालय आपसे नहीं संभल रहा है, गृह मंत्रालय से तो कम से कम त्याग पत्र दे दीजिए। जनता के हित में नहीं दिए चलेगा, कम से कम आप अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और जनप्रतिनिधियों के हित में तो दे दीजिए। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं समस्तीपुर की, जहां भूमि विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें पिता पुत्र को पीट कर जख्मी कर दिया गया है। घायल युवक की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हुई, वहीं युवक के पिता की हालत गंभीर है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेझा गांव की है।
खबर छपरा से, जहां सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया। 26 जनवरी की यह घटना है, जब साहिबगंज के पास एक पैदल यात्री को पीछे से आ रही बाइक ने जबरदस्त टक्कर मार दी और इसके साथ ही 2 और बाइक में टक्कर हुई, जिससे सभी लोग जमीन पर गिर गए और सभी को गंभीर चोटें आई हैं। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद है। गनीमत यह है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। पटना में बीजेपी ने मिलन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में 21 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व सांसद और लालू यादव के करीबियों में से एक सीताराम यादव ने बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं पूर्व विधायक नगीना देवी, कांग्रेस नेता अनीता यादव, पटना की डिप्टी मेयर मीरा देवी, पूर्व डिप्टी मेयर संतोष मेहता के अलावा कई नेता बीजेपी में शामिल हुए। इस मिलन समारोह में बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, सांसद सुशील मोदी, मंत्री रामसूरत राय के अलावा कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। जो भी सांसद हमारे ज्वाइन किए हैं, पूर्व विधायक नगीना जी, हमारे वर्तमान विधायक गायत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे मित्र भाई मोतीलाल प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित हमारे नए परिवार में आए सदस्यगण, मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, चंदन और वंदन करता हूं। पार्टी ज्वाइन करने के लिए और पार्टी के संगठन में जुटने के लिए यह एक बहुत बड़ी बात होती है और इसके लिए आप सभी माननीय साथियों का बहुत बहुत आभार। बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन आरजेडी के नेता बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में कई पेच हैं जो अभी तक नहीं सुलझ सके हैं और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी ये बता रही है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है। जो जेडीयू बीजेपी के अंदर घमासान है वो बवंडर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद फूटेगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की बात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि समय आने पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कैबिनेट विस्तार को लेकर कुछ बातचीत बढ़ी है? अभी कोई देरी नहीं हो रही है, समय के साथ अभी हो जाएगा। बिहार कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास बिहार दौरे पर हैं। भक्त चरण दास का कहना है कि उनकी कोशिश पार्टी को मजबूत करने की है, ताकि पार्टी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसके लिए संगठन में युवाओं की भूमिका बढ़ाने पर पार्टी का पूरा जोर है। भक्त चरण दास ने यह भी कहा कि उनकी कोशिश है कि वो अब कांग्रेस किसी की पिछलग्गू न रहे। भक्त चरण दास जी जमीनी असर पे कांग्रेस के हालात को देखने की कोशिश करने के लिए निकल रहे हैं। सही बात है, हम संघर्ष के साथ संगठन को बनाना चाहते हैं, जिसका शुरुआत कल हुआ है। कल पैदल यात्रा हुआ, ट्रैक्टर रैली हुआ और गांधी जी के विक्रम में जो उनके स्मृति स्थल है वहाँ पे सभा हुआ और आज से वो यात्रा प्रारंभ है। 10 दिन तक ये 5 तारीख को ख़त्म होगा नालंदा से। तो इस दौरान हम किसान की समस्याओं को समझेंगे और भी गांव के लोगों की समस्याओं को समझेंगे, जिलाओं को समझेंगे, जिला में संगठन की स्थिति को समझेंगे और जैसे हम जिला यूनिट से लेकर बुनियादी इकाई तक, पंचायत तक हम संगठन कैसे करें उसकी रणनीति का निर्धारण करेंगे। जब भक्त चरण दास जी निकल सकते हैं बिहार के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो बिहार के कांग्रेस के लीडर जो हैं, आपके सो कॉल्ड बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, वो क्यों नहीं निकल पाते हैं? वो सिर्फ सदाकत आश्रम तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं? ये समय समय की बात होता है। कल तो सब लोग निकले थे और आज भी सब लोग निकल रहे हैं और आगे भी सभी को निकलना पाएगा। भक्तियानंद जी, एक सवाल ये भी है ना कि बिहार कांग्रेस के कई चेहरे कई सालों से दिख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस की स्थिति और खराब होती जा रही है। तो नए चेहरे को उभारने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? क्यों आपको नहीं लगता है कि पुराने कांग्रेस की वजह से कांग्रेस की स्थिति ये हो गई? आप देखेंगे पुराने अनुभवी को लेके जिनका कंट्रीब्यूशन है राज्य निर्माण में, देश निर्माण में, जिनका कंट्रीब्यूशन है, जिनका अनुभव का जरूरत है, वैसे लोगों के साथ बहुत अच्छे नई टीम हर जगह बनेंगे। कल दिल्ली की घटना से खगड़िया के किसान आहत हैं। उनका कहना है कि किसान को खेतों से फुर्सत कहां है कि वो उत्पात मचाएंगे। उत्पात मचाने वाले किसान नहीं हो सकते। दिल्ली की हिंसा पर किसानों से खास बात की न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय ने।
अच्छा, ये जो दिल्ली में कल हुआ है कितना सही मानते हैं उसको? 100% गलत हुआ। कल खुद गणतंत्र दिवस था, ऐसा नहीं होना चाहिए जो कल जो हुआ है घटना, बहुत महानतम गलत घटना हुआ कल। किसानों को लग रहा था कि किस तरह से नहीं, किसान का ये तो उग्रवादी ऐसा लग रहा था, हम लोग देख रहे थे टीवी पे, लग रहा था उग्रवादी सब आ गया है। ट्रैक्टर से कुछ चल रहा है, हाँ, तलवार चला रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, अवैधानिक रूप से चल रहा है, पुलिस को मार रहा है। किसान अगर वो होते तो ऑलरेडी ये बात करते ही नहीं। मतलब अगर उन्होंने इस तरह का लिया था कि मूवमेंट कि हमको इस रास्ते से जाना है, तो ठीक है, शांतिपूर्ण भी वार्ता हो रही थी, उसी तरह वो चलते। लेकिन कल उन्होंने जो गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला पर जो उन्होंने मनमानी करके झंडा फहराया, उससे तो वो सब किसान महसूस ही नहीं, मतलब लग ही नहीं रहे थे कि वो ऑलरेडी किसान है। क्योंकि अगर किसान होते तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो डंडा, तलवार, भाला, फरसा लेके वहाँ पर अपना नृत्य कर रहे थे। अगर लगता है उनको कि वो किसान के हित में बोल रहे थे तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वो किसान के हित में बोल ही नहीं रहे। किसान थोड़ी आंदोलन करने वाला, अगर वो किसान रहता तो लाल किला पर झंडा पहले फहराता। वो सब जो कर रहा है वो सब उपद्रवी है, किसान एक भी उसमें नहीं है। किसान का बात कहाँ हो रहा है, वो तो सब अपना उपद्रव कर रहा है, किसी तरह प्रशासन को झड़प करे जो कि बात बढ़े, किसान का एक मुद्दा बना रहा है। अगर किसान रहता तो वार्ता से आता। अच्छा, आप यहाँ पर खगड़िया में हैं, यहाँ पर आप खेत में हैं, क्या लग रहा है कि उस आंदोलन से कुछ हो सकता है? ये जिस तरह से वो लोग किया है, वो मैंने गलत कर रहा है। क्या गलत कर रहा है कि हम लोग वर्चस्व जमावे, मैंने कि उनको मोदी जी से गप करना चाहिए, झंडा फहराना चाहिए, वो सब गलत कर रहे हैं। हम तो वही कहेंगे कि वो सब उपद्रव है, वो सब कोई किसान नहीं है, तो सब हम खेत में हैं। हाँ, हम किसान हैं। हमको कहिएगा तो हम मैंने 2 घंटा कहिएगा बैठने समय देने के लिए तो हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? फुर्सत हमको नहीं है। और 2 महीना जो हो वो बैठा हुआ है धरना पर, वो सब क्या खेती कर रहा है, वो सब बिचौलिया है, कोई किसान नहीं है। तो ये जो खगड़िया के जो किसान, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो दिल्ली में जो आंदोलन किया गया है वो किसानों को बदनाम करने की साजिश की गई है। ओरिजिनल किसान तो अपने खेत में, उन्हें फुर्सत कहाँ है इस बात को लेकर के वो घंटों इस आंदोलन में शामिल हो। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों के उत्पात की निंदा की और कहा कि दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबों ने एक साजिश के तहत यह सारा काम किया है और भारत के जनमानस के विश्वास को ठेस पहुंचाने का काम इन तथाकथित नेताओं ने किया है। और एक बार 2019 में इन्हें जनता सजा दे चुकी है और आगे कल की जो घटना हुई है उसके बाद भारत की कोई जनता इनसे बात नहीं सरकार मांग करेंगे कि क्या वहाँ एक्शन लिया जाए? बिल्कुल, जिन्होंने क्या गारंटी लिया था कि पीसफुल हमारा ट्रैक्टर रैली चलेगा, उसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने इस बात की गारंटी ली थी, उन सभी पर कार्रवाई हर हालत में होनी चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच की मांग की है और कहा है कि वो संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे। का एक सेंटर था आईटीओ से लेकर खास तौर पे लाल किला, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कल भी कहा इसकी अनुसंधान इसका होना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि ऐसे एंट्री कैसे हुई, क्योंकि हैंडफुल थे, बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में नहीं थे, ये उनको पैसेज कैसे मिला। लेकिन इसके बहाने वहां चिन्हित करिए, दंडित करिए, लेकिन इसके बहाने 2 महीनों से ज्यादा चलने वाले किसान आंदोलन को, खेतीहर समाज के आंदोलन को डेमोनाइज ना किया जाए, उनको उनकी लेजिटिमेसी खत्म करने की कोशिश न की जाए। दिल्ली में हुड़दंग पर गृह मंत्रालय सख्त है। दिल्ली में गृह सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई है और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी चल रही है। कानून मंत्रालय की मदद ले रहा है गृह मंत्रालय। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है और कानून मंत्रालय की मदद से लगातार इस मामले की पड़ताल में जो विभाग है वो जुटा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की कोशिश चल रही है और अब तक 22 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
राज्य भर के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पिछले 10 माह से पठन पाठन ठप है, लेकिन शिक्षकों का स्कूल आना अनिवार्य है। अब सवाल उठता है कि स्कूल में ये शिक्षक करते क्या हैं? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने राजधानी के कई स्कूलों का जायजा लिया। संवाददाता रजनीश कुमार से बातचीत में शिक्षकों ने कहा कि सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास होता नहीं है, लिहाजा उनके पास कोई काम नहीं है। पिछले 10 माह से क्लास 1 से लेकर 8 तक के स्कूलों में पठन पाठन ठप है। ऐसे में बच्चे तो स्कूल नहीं आ रहे हैं, लेकिन सरकारी आदेश का पालन करते हुए सभी स्कूलों में शिक्षक स्कूल जरूर आ रहे हैं। तो हम जानने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर सरकार शिक्षकों को स्कूल बुलाती है, उनका काम क्या है। सबसे पहले हम अदालतगंज मध्य विद्यालय में पहुंचे हैं, जहां ये देख सकते हैं कि स्टाफ रूम है और फिलहाल 4 टीचर यहाँ मौजूद हैं। 3 महिला शिक्षिका हैं और 1 पुरुष भी हैं। जरा हम बात करेंगे कि आखिर कितने माह से ये लोग स्कूल आ रहे हैं और स्कूल आने के बाद काम क्या है आप लोगों का? यहाँ तो काम अभी कुछ नहीं, कुछ दिन एडमिशन का चला था। जो एडमिशन बच्चे आते हैं उनका एडमिशन लिया जाता है और क्लास तो अभी सस्पेंड है ही है, बच्चे नहीं आते, आके बैठते। प्रक्रिया कब खत्म हो गई? प्रक्रिया तो खत्म नहीं हुई है, बच्चे जो भी आते हैं एडमिशन होते ही रहता है। बिल्कुल देख सकते हैं कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में काम कुछ है नहीं तो अलाव जल रहा है। जो टीचर स्कूल पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर किसी तरह से अलाव जलाकर समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि ठंड से भी राहत मिलेगी और वक्त भी कट जाएगा। तो ये दृश्य आप देखिए, स्कूल में 9 टीचर हैं, लेकिन फिलहाल 4 टीचर ही मौजूद हैं। कोई काम है क्या? विद्यालय भी एक घर है। जिस प्रकार से मेरा घर है उसी प्रकार से विद्यालय भी है। तो कोई अगर कहता है कि घर में काम है अब विद्यालय में काम नहीं है, तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। काम कुछ नहीं है, लेकिन वही हम लोग भी पेड़ बगात में जो है कभी उसको पटाते हैं, उसको लगाते हैं। शिक्षा अभी तो नामांकन पाठ ये चल रहा था, उसके लिए आ रहे हैं। फिर उसके बाद अनाज का ये होता है बच्चों के लिए। क्या मिड डे मील बन रहा है क्या? मिड डे मील बन नहीं रहा है, मतलब बच्चों को अनाज बंटता है। अच्छा। जिसमें गार्जियन अगर आते हैं तो गार्जियन को अनाज मतलब कि दिया जाता है। सप्ताह में कितने दिन अनाज बंटता है? सप्ताह में नहीं, मंथली अनाज बंटता। बिल्कुल, तो ये सभी शिक्षक हैं। आपने अदालतगंज स्कूल का हाल देखा है और यहाँ के जो शिक्षिका हैं वो बता रहे हैं कि जो प्रभारी हैं वो फिलहाल नहीं पहुँचे हैं। तो निश्चित रूप से 12 बजे तक देर नहीं और 3 बजे के बाद भेंट नहीं। तो ये आलम है सरकारी स्कूलों में। अभी जो शिक्षक आ रहे हैं उनको कोई काम तो है नहीं। ऐसे में बता रहे हैं कि हम लोग स्कूल आते हैं, बैठकर टाइम पास करते हैं। तो कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो आते हैं और विद्यालय को घर बताते हैं और वृक्षारोपण करते हैं, पेड़ की सेवा करते हैं। तो ये सकारात्मक पहल जरूर है, लेकिन सवाल कई हैं कि आखिर शिक्षक स्कूल आते हैं, इनके पास काम क्यों नहीं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के सबसे बड़े पुल महात्मा गांधी सेतु के पश्चिम नया पुल बन रहा है और इस पुल के निर्माण कार्य का पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे और पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव ने निरीक्षण किया। 14.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के निर्माण में 2,926 करोड़ की लागत आएगी। बता दें कि 21 सितंबर 2020 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस परियोजना का शिलान्यास किया था। निर्भर बनने की ओर बढ़ चला है, उसमें यह पुल बड़ा कारगर साबित होगा भविष्य में। और अगले 42 महीने के अंदर इस पुल के निर्माण के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बिहार पैकेज का हिस्सा था ये महात्मा गांधी सेतु के समानांतर नया 4 लेन पुल। और आपको यह भी ध्यान में होगा कि विधानसभा चुनाव के पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। सारी औपचारिकताएं पथ निर्माण विभाग ने पूरी की है। काम थोड़ा प्रारंभ भी हुआ है, लेकिन तेजी से काम अगले 1 महीने में प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा विश्वास अधिकारियों ने और माननीय मंत्री जी ने दिया।